स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के दरमियान आप सभी जो फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, सोल के चाहे रेगुलर हों, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है हमारी हिस्ट्री की, जो टाइम पीरियड है हमारा 1700 टू 1950 के टाइम पीरियड में, ऐसा जो टाइम पीरियड जिस टाइम पे कि हमारे भारत की कंडीशन, भारत के अंदर कौन कौन से संघर्ष से जूझना पड़ा उन्हें, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो भाई इसमें हमारी जो यूनिट दी गई है बेटा, हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी कितनी यूनिट दी गई है, तो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, हमारे पहले यूनिट में दिया गया है 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति। दूसरा इकाई में दिया गया मराठा का उत्थान पतन, मतलब मराठा कैसे आई और वो कब हार गई। मैसूर का उत्थान और पतन, पंजाब का उत्थान और पतन, बंगाल और अवध में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, इन सभी के बारे में। भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, प्रशासनिक पुनर्गठन, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, ये सारी चीज़ें बतानी है। चौथी इकाई हमारी जो है महान विद्रोह, कारण और स्वरूप, क्या किन कारणों की वजह से विद्रोह हुआ। पाँचवीं इकाई है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। और छठी जो हमारी इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और छठी जो हमारी सातवीं इकाई है 1920 सांप्रदायिक धार्मिक और विरोध का संगठन। तो चलिए आज हम आपको जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी क्लियर हो जाएगा, सेकंड ईयर वाले बच्चे का जो भी फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति के बारे में ही हम बात करते हैं। तो 18वीं शताब्दी में जो समाज की जो स्थिति थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला तो 18वीं शताब्दी का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 के बाद का समय जो भी होगा, ठीक है, 1799 तक का टाइम पीरियड, जिसे हम क्या कहेंगे 18वीं शताब्दी। अब चलिए हम जानते हैं कि आज की जो हमारा जो टाइम पीरियड है, आज तो भाई 2024 है, तो क्या 2024 को हम अब क्या कहेंगे, कौन सी शताब्दी कहेंगे? तो भाई 2000 से ऊपर है तो भाई क्या चल जाएगी, ये 21वीं शताब्दी। तो आपने कई बार सुना होगा 21st सेंचुरी में हम अभी चल रहे हैं, हमारा जो टाइम है ये 21st सेंचुरी ही है। तो भाई 18वीं शताब्दी के बारे में हम बात करते हैं। 1700 में जो टाइम पीरियड था उस समय क्या क्या घटनाएं घटी 1700 के आसपास के बाद। तो बोलते हैं 18वीं शताब्दी में जो कई, आपको जैसा तो पता है कि विदेशी लोग यहाँ पर भारत में प्रवेश कर चुके थे, अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से वर्चस्व हो गया था, मुगल शासन क्या हो गया, धीरे धीरे खात्मा हो गई चली गई थी। 1707 में मुगल साम्राज्य पतन के आरंभ की ओर, साथ ही भारत में असीमित अशांति का युग माना जाता है। जैसे ही मुगल शासन जब समाप्त हुआ, भारत के अंदर अशांति फैल गई, मतलब जो शांति मुगल साम्राज्य के टाइम पीरियड में थी वो अशांति में बदल गई, क्योंकि उनका रूप अब किसने ले लिया, ब्रिटिश ने ले लिया। तो चलिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश लोग जब आए तो उन्होंने मुगलों को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता था जो भारत के अंदर जो शासन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मुगल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो मुगल थे वो छोटी छोटी शक्तियों के मध्य बट गई और उनमें बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कहा जाता है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज राजनीतिक प्रगति के प्रति उदासीन था, मतलब भारतीय संविधान, जो भारतीय की जो राजनीति थी 18वीं शताब्दी में बहुत ही दयनीय थी, मतलब क्रिटिकल थी, मतलब बहुत ही सिचुएशन खराब थी राजनीतिक व्यवस्था की। अधिकांश गांवों को देश में हो रहे परिवर्तन को कोई सरोकार नहीं था, मतलब गांव के जो लोग थे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि शहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज जो लोग आए सबसे पहले उन्होंने शहरों पे कब्जा किया, बड़े बड़े नगर गए, मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, इन सभी जगह, मैसूर, इन सभी जगहों पर वो गए और उन्होंने इस जगह, गाँव के लोगों को इनसे कोई भी परिचित नहीं थे गाँव के लोग। तो भाई तो जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनका सामना उनसे हुआ। गांव के लोग एंजॉय से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जिन्हें कोई भी मतलब नहीं था। अब आते हैं 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी में का हिंदू समाज पर अधिकांश मूर्ति पूजा में विश्वास जो रखते थे। 18वीं शताब्दी में मोस्टली जो हिंदू समाज जो था वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। कोई अपने को राम भक्त कहता था तो कोई कृष्ण भक्त कहता था भाई।
तो किसी की भगवान शंकर में रुचि थी तो किसी की विष्णु में थी, कोई माँ दुर्गा के उपासक थे तो कोई सूर्य की पूजा करते थे। तो सभी संप्रदाय अपने संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ मानते थे। तो भाई कहा जाता है अलग अलग, क्योंकि हमारा भारत तो आपको पता ही है, हमारा भारत क्या है, विविधता में एकता का देश है, जिसे हम विविधता का देश कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न भाषा, धर्म, जाति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। यही हमारे भारत की विशेषता है। एकता में अनेकता भारत की विशेषता, ये आपने सुना ही होगा। तो कहा जाता है जो जिसकी जो विशेषता है, जैसे मान लो मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं समझता भाई मेरी जो भाषा है हिंदी वो क्या श्रेष्ठ है। अब जो सब मेरे मित्र हैं वो उर्दू बोलते हैं तो वो ये मानते हैं कि मेरी जो भाषा है वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा उस समय में चलता था। जादू टोने में विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था 18वीं शताब्दी में। भाई जादू टोना पे ज़्यादा बल दिया गया था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। अधिकतर लोग बलि चढ़ाने, विभिन्न प्रकार के पूजाओं और तीज त्योहारों में विश्वास रखते थे। तो अंधविश्वास हम ये कह लें, उस समय 18वीं शताब्दी में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा था बेटा, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाओं को अगर हम और देखें, बोलते हैं इसके अलावा तंत्र में विश्वास करने वाले तांत्रिक कहलाते थे। उदाहरण के लिए बंगाल के कुछ प्रदेशों में तांत्रिक रीति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो आपको तो वैसे ही पता है बचपन से ही कि बंगाल में तो जादू का नाम ही है, और बंगाल में जो तांत्रिक विद्या जो बहुत फेमस है। आगे 18वीं शताब्दी में बेटा और क्या हुआ, अभी हम तो भाई इस स्थिति के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, ये अकेला एक यूनिट से आपका खुद का क्वेश्चन है एक अलग से। तो बोलते इसी समय में क्या हुआ, वास्तव में मुगल साम्राज्य का पतन राजपूत, मराठा, सिख आदि का कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा लागू किए गए असहनीय कानूनों के प्रति लगातार संग्राम के कारण हुआ। बहुत सारे लोगों ने, मराठाओं ने, राजपूतों ने और सिखों ने, हिंदू मुसलमान के आपसी धार्मिक संबंध 17वीं शताब्दी में कटु होने शुरू हो गए। मतलब कि हिंदू मुस्लिमों के अंदर जो भावनाएं जो पैदा हुई, जो मतलब कि जो उनके बीच में जो अशांति फैली, वो टाइम पीरियड कब हुआ, वो इसी समय हुआ बेटा। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि ये सभी एकजुट हैं, तो इन्होंने उनको तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि हम आपको बता दें वर्तमान समय में भी हम सभी क्या हैं, एकजुट हैं। हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त, मेरे दोस्त भी हैं, अदनान भी हैं, सभी हैं, जैन भी हैं, सभी हैं। ये हमारी विविधता है और हर किसी को ये एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आगे, अकबर और दारा सिखों जैसे उदार मुसलमानों का समय अब ना था। मतलब कि उस समय तक भाई जो था ना, अकबर तो वैसे उदार थे, क्योंकि अकबर के टाइम में शासनकाल में राजपूत, मराठा, मतलब उसके शासनकाल में बहुत सारे यूनानी लोग, शासक बहुत सारे लोग रहते थे। तो कहा जाता है 18वीं शताब्दी में भाई अंधविश्वास, रीति रिवाज, पूजा। अब आते हैं जाति प्रथा। सबसे सॉलिड पॉइंट अभी हम डालने जा रहे हैं, यही है हमारा जाति प्रथा। आप कोटेशन में डाल के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जाति प्रथा के बारे में। तो अब चलिए हम बात करते हैं उस समय क्या था बेटा। उस समय भारतीय समाज में कितनी जातियाँ, उपजातियाँ थी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ लोगों का अनुमान था कि उस समय समाज में 2 से 3 हज़ार तक जातियाँ और उपजातियाँ होती थी। लेकिन जाति व्यवस्था मानव इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद संस्था है। मतलब जाति की जब जब बात होती रही है, जब जब कुछ ना कुछ भाई टूट फूट शिकार वगैरह होते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि इसने समाज को विभिन्न भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जाति के आधार पर समाज को बांट देना ये तो गलत है। तो भाई समाज का विभाजन जाति के आधार पे नहीं, किसी आधार पे भी नहीं होना चाहिए समाज का विभाजन, ठीक है। विविधता है, ठीक है, लेकिन विभाजन नहीं होना चाहिए। तो उस समय 18वीं शताब्दी में ये था। सामाजिक एकता के अभाव में देश को कई बुरे परिणाम भोगने पड़े। विदेशियों के आधिपत्य आदि, जैसे विदेशी लोग आए, फ्रांस के यात्री आए, ट्रैवलियर ने 18वीं शताब्दी में काफ़ी पहले जाति प्रथा के दोषों का वर्णन, जैसे कि आपने सुना होगा 3 ट्रैवलर आए थे, अल-ब्रूनी और इब्न बतूता आए थे, और फ्रांस के बर्नियर आए थे। फ्रांस के बर्नियर तो मुगल टाइम पीरियड में ही आए थे, तो उन्होंने भी भारत के विषय में बताया, जाति प्रथा के बारे में उन्होंने बताया, मूर्ति पूजा के बारे में बताया उन्होंने।
अब बोला जाता है इसी में हमारा अस्पृश्यता। दूसरा जो पॉइंट है कोटेशन हमारा आप डालोगे 18वीं। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, जिसे हम हरिजन कहते हैं, जिन्हें छुआछात। तो भाई भारत की जो स्थिति थी उस टाइम पे ये भेदभाव ज़्यादा किया जाता था बेटा, हम इसको एक तरीके से भी कह लें भेदभाव। और ये जो कि हम बता दें आपको, भारतीय संविधान में इसके ऊपर बहुत बड़ा कानून बना गया है, अनुच्छेद भी हैं। अगर आप किसी के साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पृश्यता स्वयं सामाजिक असमानता का स्पष्ट उदाहरण, मतलब सामाजिक के अंदर क्या करना, असमानता को फैलाना ही अस्पृश्यता कहलाता है। अस्पृश्यता एक क्या है, अभिशाप थी। अस्पृश्य वर्ग के लोग जीवन को सामान्य सुविधाओं से वंचित थे। मतलब कहते हैं जिस तरीके से हमें तमाम सुविधाएं मिली है, सभी चीज़ें प्राप्त हुई है, लेकिन उस तरीके से उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं थी और इसी कारण से वो समाज से वंचित रहा करते थे। समाज में उसकी एक अलग पहचान थी। 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी में अस्पृश्यता अपनी प्रकाष्ठा पर थी। मतलब उस समय भाई अस्पृश्यता थी, जो छुआछात भेदभाव ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। उस समय ज़्यादा होता था ऐसे, मतलब कि जो छोटी जाति के जो लोग होते थे उनको ब्राह्मण लोग एक तरीके से क्या नहीं करने देते थे, कुएं से पानी ले जाने नहीं देना, अपने साथ भोजन नहीं खाने देना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। आपने चंडाल की बात सुनी होगी, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसके अंदर चंडालों का वर्णन किया गया है, जिसमें काफ़ी बातें बताई गई है बेटा, ठीक है। तो ये था। अगला हम बात करते हैं नारी का। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 18वीं शताब्दी के अंदर जो नारी की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा, उस समय नारियों का स्थान घर तक ही सीमित था। नारी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी उस समय, लेकिन कई ऐसी जो नारियां हैं जो कि उस समय भी उदाहरण बनी है, मिसाल बनी है भारत के लिए। हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, जिन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार अपना खुद का स्वतंत्र जीवन जीने की चाहा। उस समय 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उस समय ज्योतिबा बाई फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के, सावित्री बाई फूले को, तो ये नारी का जो स्थान था उस समय बस घर मात्र में ही होता था और वो घर तक ही सीमित होती थी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अगर देखें वर्तमान समय में जो नारी की स्थिति है बहुत बदलाव हुई है। तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, आप ये बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नारी के साथ बहुत सारा जो व्यवहार, जैसे पति के मर जाने के बाद, विधवा हो जाने के बाद वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। उन्हें वो मतलब आपने देखा होगा, पद्मावत देखी होगी, तो पति के मर जाने के बाद उपरांत क्या होता है, उन्हें अग्नि में पता नहीं वो होती है एक वो रीति रिवाज होती है उसके, और आगे क्या था बाल विवाह। ये सारी जो नारी की स्थिति बहुत ज़्यादा हम कहें, लेकिन आज वर्तमान समय में जिस तरह की सरकार जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमें सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए कि जिस तरीके से वो दिन प्रतिदिन जो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जो क्या कर रही है, कड़े नियम कानून जो बना रही है समाज में, ताकि उनको भी समान अधिकार प्राप्त हो सके। और हम ये कह दें क्योंकि महिलाओं को भाई समान अधिकार, क्या मैं तो कह रहा हूँ सबसे विशेष अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो कि जननी हैं। वो ना हो तो हमारे समाज की सृष्टि की निर्माता, वो कह दूँ मैं, ऐसे तो कहा जाता है जो सृष्टि के निर्माता हैं वो विश्वकर्मा भगवान हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। लेकिन जो मैं बता दूँ, विश्वकर्मा भगवान को भी किसी स्त्री ने ही जन्म दिया था, तो स्त्री ही सबसे बड़ी सृष्टि की रचयिता है मेरे हिसाब से। उसके अलावा अन्य सामाजिक रीतियाँ, भाई अन्य रीतियाँ भी थी। 18वीं शताब्दी ऐसे में ही नहीं जानी जाती भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं थी हिंदू समाज में प्रवेश कर चुकी थी। हिंदू नारी पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। यह रीति रिवाज वे बाल हत्या, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं के प्रति दुष्व्यवहार, ये सारी कुछ रीति रिवाज भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, स्थिति क्रिटिकल थी। और कहते हैं वाणिज्य और उद्योग 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान विदेशी व्यापार कंपनियां बढ़ने लग गई, क्योंकि विदेशों से बहुत सारी चीज़ें आने लग गई क्योंकि वो सस्ते देते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति इस दौड़ में सबसे आगे थे क्योंकि उनके पास भाई सारी चीज़ें थी, सुविधाएँ थी, मशीनें थी। हमारे भारत के पास क्या था, कच्चा माल था। हमारा भारत अधिकतर जो काम करते थे वो क्या करते थे भाई, हाथों से करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे और जानते हैं और क्या 18वीं शताब्दी के अंदर इसका क्या क्या और मोल रहा। औद्योगिक क्रांति चली। औद्योगिक क्रांति आपको बता 18वीं शताब्दी में ही चली, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, लोगों को रोजगार दिए गए, मतलब कि भाई बहुत सारी चीज़ें हुई।
कंपनी लगाई गई। आगे आते हैं शिक्षा और संस्कृति के बारे में अलग ही पॉइंट हमारा दिया गया है। ये बदलाव है भाई 18वीं शताब्दी के अंदर स्थिति भारत की जो बताई गई है वो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो को देख के। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी मेरी तरफ से नई वीडियो भी चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी ना हिचकिचाएं और हमेशा आपने सपोर्ट किया है और आगे ही इसी तरीके से करते रहें। जो भी आपका डाउट हो क्लियरिफिकेशन करते रहें, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई पढ़ा सकता है तो वो ये आपके एडुकेट एकेडमी के चैनल पे ही पढ़ाया जा सकता है। अगर यदि वीडियो अगर शेयर अगर करनी हो, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर किया कीजिए। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में, बीच बीच में ऐसी बातें कर लेना चाहिए ताकि बच्चों का मन बहाल होता रहे, ऐसा ना लगे सर की खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, 18वीं शताब्दी में शिक्षा और संस्कृति के अंदर क्या क्या बदला। जाति प्रथा के कारण क्या हुआ, अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित थे। भाई जाति, क्योंकि तुम्हें पता है अगर छोटी जाति है तो इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। उच्च जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा खुले होते थे, भाई ब्राह्मण के लिए हमेशा खुले थे। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से जो नीची वाली जाति है, छोटी जाति है, जो निर्धन है, वो नहीं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, स्कूल नहीं भेजते थे माता पिता। ब्राह्मण जाति के बालक के लिए हिंदू शास्त्रों का पढ़ना और समझना आवश्यक था उस समय। समाज के अन्य वर्गों के लिए गणित के सामान्य ज्ञान की जानकारी होना इसीलिए आवश्यक थी ताकि वह अपने दिन प्रतिदिन का हिसाब रख सकें। व्यापारी, दुकानदार, सौदागर, ऋण देने वाले मतलब लोन देने वाले, गांव के मुखिया, कर अधिकारी, लेखा अधिकारी, बड़े किसान अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने आवश्यक समझते थे। हिंदू और मुसलमान जिनके पास साधन थे, जो अपने बच्चों को ऊंची नौकरी दिलाना चाहते थे, शिक्षा का महत्व समझते थे, स्वयं कष्ट उठाकर भी वह पढ़ाते थे बच्चों को उस समय भी देखो। और आज के बच्चे ऐसे कि भाई बोलते नहीं हमें नहीं पढ़ना, मन नहीं लगता। अरे भैया 18वीं शताब्दी की स्थिति देखो और उस समय देखो क्या स्थिति थी, और तुम सभी बोलते पढ़ना नहीं है। और यही हमारी 18वीं शताब्दी का जो यहीं तक वीडियो जो थी, और ये जो क्वेश्चन था जिसमें कि स्थिति के बारे में हमने जाना, किस तरीके से मुग़ल साम्राज्य का कमज़ोर हो जाना, ब्रिटिश सरकार का आ जाना, शिक्षा के बारे में, महिलाओं के स्थान के बारे में, औद्योगिक क्रांति के बारे में और व्यापार के बारे में, इन सभी के बारे में हमने जाना। 18वीं शताब्दी की स्थिति के बारे में भारत में क्या थी। तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, ज़रूर देखें और भूलें ना बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच बच्चे।